नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 27 जून 2022। आज हम देखेंगे द हिंदू के विश्लेषण में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हम लोग कौन कौन से विषय के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो विषय आएगा वो है गर्भपात पर भारतीय कानून से संबंधित। दूसरा है एमएसएमई को किस तरीके से उसकी जो कमियां हैं उनको हम और अच्छे से दूर कर सकते हैं। नई दिल्ली और तालिबान में जिस तरीके से अपने हाल ही में समाचार पत्रों में देखा कि हमने एक अपना मंत्रिमंडल भेजा था वहां पर, तो नई दिल्ली और तालिबान के बीच में जो निकटता बढ़ रही है उसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हो सकते हैं। हनोई और नई दिल्ली के बीच में जो रक्षा संबंध हैं उनको किस तरीके से मजबूती मिल रही है। हनोई का यहाँ पे संबंध है वियतनाम से, तो हम लोग भारत और वियतनाम संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। उड़ीसा में जो हाथी हैं उनको मानव के साथ उनका कम से कम आमना सामना हो, उनके संरक्षण के लिए किस तरीके से सायरन की व्यवस्था करी जा रही है उस पे देख लेंगे। और अंत में हम लोग देख लेंगे कि इन सारी न्यूज से मुख्य परीक्षा में कौन से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सहज भाव से बैठिएगा, एकदम शांत मन से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। बहुत सरल शब्दों में टू द पॉइंट चीजें आपको समझाऊंगा, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी पूरे आर्टिकल को समझने में। जो जो चीजें बताऊंगा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से वो अपनी कॉपी में तुरंत नोट करते जाइएगा, जिससे कि बार बार आपको वो चीज लिखनी नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहली न्यूज पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा द हिंदू के पेज नंबर 10 में यह आर्टिकल मिलेगा आपको, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 2 दोनों से है, जिसमें महिलाओं की भूमिका के बारे में चर्चा होनी है, उनसे जुड़े मुद्दे के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में। तो इन सारे मुद्दों पे विभिन्न विभिन्न आयामों को कवर करता हुआ यह आर्टिकल निकाला गया है, इस वजह से यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये गर्भपात से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि आपको पता है कि यूएस के अंदर रो वर्सेस वेड का जो केस आया है, तो उसके निर्णय को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया है। तो इस वजह से उसकी तुलना भारत में जो गर्भपात के कानून है उनसे की जा रही है। देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, मेन मुद्दा यहां पर यह रहेगा कि भाई भारत में जो गर्भपात का पहली बार कानून बना था वो 1971 में बना, उसमें जो अमेंडमेंट हुए थे वो 2021 में हुए। तो दोनों कानूनों में जो अंतर है वो अंतर है क्या, उस पर चर्चा कर लेंगे। अब देखिए, चर्चा को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको यह बैकग्राउंड जानना होगा कि क्या 1971 में जब मैंने आपको बताया कि पहली बार गर्भपात से जुड़े हुए कानून बन रहे थे, तो उनसे पहले क्या भारत में कोई कानून नहीं था? देखिए, उनसे पहले क्या था, भारतीय दंड संहिता, जिसको हम लोग इंडियन पीनल कोड बोलते हैं, आईपीसी, इसमें 2 धाराएं काम करती थी। ये आपकी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और इस प्रश्न के आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे आपके। 312 और 313। 312 जो धारा थी वो ये कहती है, बड़े साफ शब्दों में सुनिएगा, वो ये कहती है कि कोई भी महिला अगर गर्भपात कराती है तो वो क्या है, वो अपराधी करार दी जाएगी। यानी कि जो गर्भपात है वो किस श्रेणी में आता है? वो आता है अपराध की श्रेणी में। 3 वर्ष का कारावास तक उसको दिया जा सकता था। 313 ये कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ उसकी बिना रजामंदी के अगर जबरन उसका गर्भपात कराने की कोशिश करता है तो उसको भी क्या है, वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तीनों दोनों में अंतर समझ में आया। ये कहता है कि महिला जो भी गर्भपात कराएगी वो अपराधी हो जाएगी, और ये कहता है कि भाई जो महिला का जबरदस्ती गर्भपात कराएगा वो अपराधी हो जाएगा। तो 1971 के कानून से पहले हमारे पास जो कानून थे, सीधा सा उसका तात्पर्य समझ लो कि गर्भपात जो है वो अलाउ नहीं है, वो अवैध है, पूरी तरीके से इलीगल है। ठीक है, उसको अपराध समझा जा रहा है। तो अब जब इसको अपराध समझा जाएगा तो क्या, अपने दिमाग पे जोर डालिए और अपने आप से पूछिए, क्या उस टाइम पे महिलाएं जो है वो गर्भपात क्यों कराएंगी, या आज की डेट में महिलाएं जो है वो गर्भपात क्यों कराती हैं? क्योंकि यदि वो सक्षम नहीं है उस बच्चे को जन्म देने के लिए, उसका भरण पोषण करने के लिए। दूसरा, उनके साथ यदि कोई ऐसा घरेलू हिंसा या कोई दुष्कर्म हुआ है, कोई बलात्कार का पीड़ित है, या नाबालिग कोई महिला है और वो गर्भ उसने धारण कर लिया है, तो ये सारे कारण तो उस समय भी रहे होंगे। तो उस समय गर्भपात कराने के लिए महिलाओं के पास क्या रास्ता है? जब गर्भपात जो है वो अपराध हो जाता है तो उनके पास रास्ता क्या होता था? वो लोग क्या कराएंगी, वो असुरक्षित गर्भपात की तरफ जाती हैं। असुरक्षित गर्भपात का मतलब है कि कुछ पैसे देके जो छोटे मोटे गांवों में क्लिनिक होते थे वहां पे जाके करा देना, या गांवों में पुरानी तकनीक जिस तरीके से गर्भपात होते थे उनको यूज करना। तो उससे क्या है, उससे महिला के स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, मृत्यु तक होने के चांसेस उनके बढ़ जाते थे। उस समय देखा गया कि जो मातृ मृत्यु दर है उसमें अचानक से एक वृद्धि आने लग गई। क्यों? क्योंकि असुरक्षित गर्भपात में भाई कोई साफ सुथरे कपड़ों का तो यूज करेगा नहीं, कोई दवाइयों का तो यूज करेगा नहीं, जो गर्भपात के लिए आवश्यक है वो उपकरण भी वहां पे नहीं होते हैं गांव में। तो
ऐसे गर्भ ऐसा रास्ता अगर जो महिला चुनेगी तो उसका वो क्या है, मातृ मृत्यु दर का शिकार बनेगी। तो जब इन सब चीजों में इतनी वृद्धि देखी जा रही थी, तो इन वृद्धियों को देखते हुए सरकार ने क्या करा, एक समिति का निर्माण करा, उसको बोलते हैं शांतिलाह समिति। अब ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, प्लस मुख्य परीक्षा में भी आप इसका जिक्र करेंगे। शांतिलाल समिति जो थी, इसको बनाया गया कि गर्भपात पर अपनी एक रिपोर्ट दीजिए, उसका अध्ययन करिए। तो जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के फलस्वरूप ही 1971 का जो अधिनियम था उसको बनाया गया। उसमें क्या क्या शर्तें हैं उसको मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब देखिए यहां पर ना एक चीज आप ये जान लो, अब ये हम कोई नीट की परीक्षा तो दे नहीं रहे हैं जो हमारे लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, परंतु हमारे लिए लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो गर्भपात की सीमा निर्धारित करी जाती है 24 हफ्ते 28 हफ्ते, तो ऐसा है क्या, उसके पीछे का तथ्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आपको बहुत सरल शब्दों में थोड़ा सा जीव विज्ञान समझा देता हूं। जो गर्भ धारण करती है स्त्री, तो हमें पता है कि जो गर्भ धारण का समय होता है उसको बायोलॉजी में बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो ये जो जेस्टेशन पीरियड होता है, ऐसा बोला जाता है कि ये 9 महीने का होता है, ठीक है। अब 9 महीने को अगर आप हफ्तों में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा बोला जाता है कि 40 से 42 हफ्तों का ये समय रहता है, जब एक भ्रूण का इतना विकास हो जाता है कि वो जब मां के पेट से बाहर आएगा तो बाहर के वातावरण में भली भांति जीवित रहेगा। अब इस 40 से 42 के जो हफ्ते होते हैं, या जो आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, ये 9 महीने जो हैं, इनको तीन महीनों में आप डिवाइड कर दो। तो ये जो 3 महीने हैं ना, इसको मैं बोल रहा हूं ट्राइमेस्टर। जो यहां पर शब्द लिखा है ट्राइमेस्टर, वो क्या है, वो 3 महीने का एक ये समयावधि है। तो ऐसे कितने ट्राइमेस्टर होंगे, दिमाग लगाइए। 9 महीने में तो टोटल 3 ट्राइमेस्टर होंगे, एक पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर और तीसरा ट्राइमेस्टर। अब टोटल हफ्ते कितने हो गए, 40 हफ्ते, या 2 हफ्ते, 1 हफ्ते 2 हफ्ते ऊपर नीचे हो जाता है, तो 40 से 42 हफ्ते में एक भ्रूण का पूरी तरीके से विकास हो जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई सभी को। चलिए अब देखिए ध्यान से, ऐसा बोला गया विज्ञान तो अपना काम करता रहेगा, तो विज्ञान ने एक ये अध्ययन करके निकाला कि जब 24 हफ्ते होते हैं, तो अब ध्यान से देखिए इस डायग्राम में 20 से 24 हफ्ते, 24 हफ्ते का ट्राइमेस्टर चल रहा होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो 24 हफ्ते में जो भ्रूण होता है, अगर उसे किसी कारणवश मां के पेट से बाहर निकाला जाएगा ना, तो उसके 50% चांसेस होते हैं जीवित रहने के। यानी कि 50% इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि हम उसको बाहर जिंदा रख लेंगे। अगर यही चीज 28 हफ्ते कर दी जाए, 24 हफ्ते से जब भी ये चीजें ऊपर बढ़ेंगी, 25वां हफ्ता, 26वां हफ्ता, तो उसके जिंदा रहने के चांसेस बाहर और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो एक औसतन एक समय निकाला गया 28 हफ्ते का, कि अगर 28 हफ्ते बाद हमारे पास इतना विज्ञान, इतनी तकनीकी मौजूद है कि किसी कारणवश अगर उस भ्रूण को मां के पेट से बाहर निकाला गया, तो उसके जिंदा रहने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, उसको हम बचा ले जाएंगे। तो इसी वजह से यह बोला जाता है कि भाई जब 28 हफ्ते से पहले अगर बच्चे को आप निकालोगे बाहर पेट से, तो वो जिंदा रहेगा ही नहीं। तो जब वो जिंदा रहेगा ही नहीं, तो कम से कम 28 हफ्ते का गर्भपात कराने का अधिकार है वो तो महिला को मिले, क्योंकि साइंस भी इस चीज को मानता है कि 28 हफ्ते से पहले बच्चा जीवित नहीं रह सकता। तो 28 हफ्ते का तो समय एक महिला को दो। यदि महिला के पास प्रजनन का अधिकार है, तो उसके पास गर्भपात का भी अधिकार होना चाहिए। ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों ही अधिकार महिला को दिए जाएं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो ये 28 हफ्ते और 24 हफ्ते का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया। अब देखिए, जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो मैं अब दो तरीकों से आपको दोनों एक्ट एक साथ समझा दूंगा। एक तरफ मैं लिख रहा हूं 1971 का जो एक्ट है, एक तरफ लिख रहा हूं 2021 का एक्ट है। अब जब गर्भपात कराने का मातृ मृत्यु दर में इतनी तीव्रता से वृद्धि हो रही है, तो सरकार ने क्या करा, सरकार जो थी उसने 1971 में सबसे पहला जो अधिनियम बनाया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम, उसको लागू करा गया। तो इसके अंदर क्या बोला गया कि भाई जो भी महिला है वो जब गर्भपात अपना कराएगी, तो अगर 12 हफ्ते की वो प्रेग्नेंट है, यानी कि 12 हफ्ते उसे हो चुके हैं गर्भ धारण करे हुए, और वो अपना गर्भपात कराना चाहती है, तो उसे एक जो पंजीकृत चिकित्सक होने चाहिए। ठीक है, यहां पर ये शब्द पे गौर करिएगा, पंजीकृत चिकित्सक। तो एक पंजीकृत चिकित्सक की आवश्यकता होगी। अब आप यहां पे प्रश्न करेंगे कि क्या कोई भी महिला ऐसा करा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। वो महिला जब उसके जीवन को किसी प्रकार का खतरा है, यदि उसका बच्चा उसके पेट में रहा, तो उसके जीवन पर बात आ जाएगी। यदि वो महिला किसी रेप की शिकार है, या उसके साथ कोई शारीरिक या दुष्कर्म हुआ है, ये उसकी शिकार है, या उसको पता लग जाता है कि जो उसका भ्रूण है उसमें कोई कमी है। भ्रूण में कमी का मतलब है कि यदि
उसमें कोई शारीरिक विकलांगता है या अपंगता है और उसे वो नहीं जन्म देना चाहती है, या फिर जो गर्भ निरोधक उपकरण होते हैं ये फेल हो जाते हैं और महिला ना चाहते हुए गर्भ का धारण कर लेती है ना। कॉन्डम की बात करें या गर्भ निरोधक दवाइयों की बात करें, कॉपर टी की बात करें, तो ऐसे जो उपकरण ये अपना काम ठीक से नहीं करते और फेल हो जाते हैं, जिस वजह से ना चाहते हुए महिला जो है वो गर्भवती हो जाती है, तो उसको ये अधिकार है कि वो अपना गर्भपात करा सकती है। अब यदि उसको 12 हफ्ते हुए हैं गर्भ धारण करे हुए, तो वो अपना जब गर्भपात कराने जाएगी तो उसे एक चिकित्सक, पंजीकृत चिकित्सक की आवश्यकता होगी। यदि 12 हफ्ते से अधिक की बात करें, यानी कि 12 से 20 हफ्तों की बात करेंगे, तो उसे यहां पर 2 चिकित्सक जो होंगे उनका लिखित में चाहिए होगा। 20 हफ्ते से ज्यादा हो जाते हैं और उसके बाद महिला चाहती है गर्भपात कराना, फिर उसके पास एक ही विकल्प बचता है और वो है कोर्ट, यानी कि वो न्यायपालिका के पास जाएगी और न्यायपालिका यहां पर निर्धारित करेगी कि उसे गर्भपात कराना देना है कि नहीं। 2021 की बात करें तो यहां पर अगर कोई महिला गर्भपात कराना चाहती है तो पहली तो शर्त यही है कि वो महिला ये सारी शर्तें पूरी करे। दूसरा जो यहां पर था कि 12 हफ्ते में एक चिकित्सक की आवश्यकता है, तो यहां पर 20 हफ्ते उसके टाइम को बढ़ा दिया गया कि यानी 20 हफ्ते तक उसे केवल एक चिकित्सक की परमिशन चाहिए होगी। अगर बात करी जाए 20 हफ्ते से ज्यादा की, तो यानी कि 20 से 24 हफ्ते तक उसे 2 चिकित्सक की जरूरत होगी। और 24 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है ना, तो भी उसे कोर्ट के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। देखिए, जो महिला है उसके पेट में एक बच्चा है, तो दिन प्रतिदिन, सेकंड दर सेकंड वो क्या हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है, वो उसका विकास हो रहा है, भ्रूण का विकास हो रहा है। तो यहां पर समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है महिला के लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी। तो यदि वो कोर्ट के चक्कर काटेगी तो ये दोनों की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहां पर बोला गया एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन करा जाएगा। अब ये जो मेडिकल बोर्ड होगा ये क्या करेगा, ये 3 दिन के अंदर सुनवाई करेगा और 3 दिन में निर्णय देगा। जब ये 3 दिन में निर्णय दे देगा तो 5 दिन में जो गर्भपात है वो करा दिया जाएगा। तो काफी त्वरित निर्णय यहां पर दिया जा रहा है और यहां पर जाना कब होगा, जब 24 हफ्ते से ज्यादा विलंब हो चुका होगा। तो ये जो प्रावधान थे ये यहां पर करे गए। दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर ये याद रखने वाली है कि 1971 में ये सारी जो महिलाएं हैं जिनके साथ ये शर्तें होंगी, अब मान लीजिए कोई अविवाहित महिला है, वो किसी कारणवश गर्भ धारण कर लेती है, तो 1971 में उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं था गर्भपात कराना। 2021 में इसी कमी को पूरा कर दिया गया। यहां पर अविवाहित महिलाओं को भी गर्भ निरोधक विधि को या जो भी डिवाइस होती है उसकी विफलता यानी फेल होने के कारण अगर वो गर्भावस्था में आ जाती हैं तो उनको गर्भपात कराने की अनुमति दी गई। कहने का मतलब है यहां महिला को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, यहां महिला को महिला समझा जा रहा है। ठीक है, यहां पर विवाहित और अविवाहित की तरह ये जो भेदभाव है ये नहीं करा जा रहा, तो एक महिला को महिला की तरह ही समझा जा रहा है। तो 2021 में ये विवाहित और अविवाहित वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको भी समाप्त कर दिया गया। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं पॉइंट वाइज। इसी चीज को आप जोड़ के लिखेंगे सतत विकास लक्ष्यों से, मोस्ट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 3.1 जो सतत विकास लक्ष्य होता है आपको पता होना चाहिए, ये मातृ मृत्यु दर से संबंधित है। तो ये पूरा कानून किससे संबंधित है, मातृ मृत्यु दर को कम करना है भाई हमको। और दूसरा महिलाओं की जो गरिमा है, महिला के जो अधिकार हैं उसको वो देने हैं। 3.7 एसडीजी की बात करें तो ये उसके यौन अधिकारों से संबंधित है। 5.6 की बात करें तो ये उसके प्रजनन अधिकारों से संबंधित है। इन तीनों को अगर एक साथ जोड़ के आपने लिख दिया ना तो आपका आंसर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। दूसरा, द हिंदू के संपादकीय में एक प्रश्न ये निकला कि क्या जो गर्भपात के मामले होते हैं उसमें कभी कोई न्यायिक हस्तक्षेप हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आपने बहुत ही फेमस, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, केएस पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ। इसमें बोला गया था कि जो गोपनीयता होती है यानी कि जो राइट टू प्राइवेसी होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राइट टू प्राइवेसी जो है ये हमारा मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार कौन सा, ये आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, तो गोपनीयता का जो अधिकार होता है वो हमारा मौलिक अधिकार होता है, ये केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में आया। अब कोई भी व्यक्ति जो गर्भ धारण करता है तो उसको प्रजनन का जो अधिकार है और उसका जो गर्भपात का अधिकार है ये उसकी गोपनीयता है, ये उसकी गोपनीयता बनाए रखती है। और ये कहीं ना कहीं महिला के गरिमामय जीवन से भी जुड़ा हुआ है, तो इसको भी उसी आर्टिकल 21 से जोड़ा गया। ठीक है, तो इसको आपको इसके साथ भी जोड़ के लिखना है, आर्टिकल 21 के साथ। तो इसको ये भी याद रखिएगा, गोपनीयता से याद आया कि 2021 का जो अधिनियम था उसमें जो भी महिला गर्भपात कराती है तो उसका जो भी नाम है, जो विवरण है, वो सारी चीजें गोपनीय रखी जाएंगी। इस साल आपने ये भी न्यूज सुनी होगी कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो था वहां पर एक 37 ईयर की महिला जो थी वहां पर गर्भपात कराने गई क्योंकि उसके भ्रूण में क्या निकला था, रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी, जो मैंने आपको यहां बताया कि भ्रूण में कमी। तो इस वाली शर्त को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने 34 सप्ताह का, यानी कि देखिए उसने क्या कर लिया, अपना थर्ड ट्राइमेस्टर जो है, जो थर्ड ट्राइमेस्टर मैंने आपको बताया वो भी क्रॉस कर लिया था। ठीक है, यानी कि अब जो भ्रूण है
उसके जिंदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, परंतु कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह सोच के निर्णय दिया कि वो जो भ्रूण था वो रीढ़ की हड्डी की बीमारी से पीड़ित था, तो वो जन्म ले भी लेता तो उसके बाद बहुत समय तक वो बीमार ही रहता। तो ये पूरा आर्टिकल जो था वो मैंने आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूं कि ये टू द पॉइंट चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए दूसरे आर्टिकल की तरफ नजर डालते हैं जो हमारे प्रश्न संख्या 9 से संबंधित है। इसका संबंध जो है वो हमारे सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र से संबंधित है, जो कि आर्थिक विकास है। यहां पर बात करी जा रही है एमएसएमई के पुनरुत्थान की। देखिए 1947 से लेकर आज 2022 है, बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी योजनाओं सरकार ने बनाई हैं, परंतु क्या एमएसएमई जो सेक्टर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो ये जो लाइफलाइन कही जाती है इंडिया की, इसमें क्या अभी भी कोई कमियां ऐसी हैं जिनके जिनके बारे में बात करने लायक हैं? तो इसी के बारे में यहां पर द हिंदू के आर्टिकल में चर्चा करी गई है। जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैं वो आपको सारी हेडिंग ये बता दूंगा, समझा दूंगा, आपको दोबारा बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा इनको। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि जो एमएसएमई सेक्टर होता है ये चर्चा में क्यों आया। ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि आज है 27 जून, आज मनाया जाता है वर्ल्ड एमएसएमई डे। ठीक है, इस चीज को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा कि आज मनाया जाता है वर्ल्ड एमएसएमई डे। ठीक है, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइज डे 27 जून, और ये बनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन ने इस चीज को डिक्लेयर करा है। अगर थीम की बात करें तो थीम जो है वो है रेजिलेंस एंड रीबिल्डिंग। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो एमएसएमई है, ठीक है, एमएसएमई में होता क्या है? एमएसएमई में बहुत छोटे जो व्यापार होते हैं, या बात करी जाती है जिस तरीके से अचार बनाना, मोमबत्ती बनाना, लघु उद्योग जो होते हैं, कढ़ाई बुनाई, कोई आदमी का जूस का उद्योग है, किसी आदमी का अपना कैफे है, तो ये सारे छोटे उद्योग या इनसे जो लघु उद्योग होते हैं, लघु उद्योगों की बात कर लेते हैं, तो वो सारे उद्योग किस सेक्टर में आते हैं? एमएसएमई सेक्टर में आते हैं। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात जो यहां पर आपको जानने वाली ये है कि अगर जॉब की बात करें, रोजगार की बात करें, तो 90% से ज्यादा जो भागीदारी होती है वो रोजगार देने में किसकी होती है? एमएसएमई सेक्टर की होती है। ठीक है, अगर हम अपने जीडीपी की बात करेंगे, हो सकता है कि साल दर साल ये ऊपर नीचे होता रहता है, 30% कभी 40%, इतना जीडीपी में योगदान जो रहता है वो किसका रहता है? वो रहता है एमएसएमई सेक्टर का, है ना। तो ये ऑन एन एवरेज एक हिस्सेदारी लिखी हुई है 50% के हिसाब से। अगर कृषि में, वैसे तो सबसे ज्यादा जॉब्स जो होती हैं कृषि में होती हैं, अगर कृषि के बाहर की किसी जॉब की बात करेंगे तो वो कौन सा सेक्टर है? हमारा एमएसएमई सेक्टर है। यहां पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइज होते हैं इनमें कैसे आप विभाजन करोगे। मैं इसको हिंदी में भी आपको समझा देता हूं। ये भारत का राजपत्र है, तो ये जो 3 परिभाषाएं लिखी हुई हैं ये ऑफिशियल तौर पे सरकार के द्वारा दी हुई परिभाषाएं हैं। जो सूक्ष्म, अगर बात करी जाती है सूक्ष्म उद्योगों की, ठीक है, तो सूक्ष्म उद्योग में याद रखिएगा 1 करोड़ रुपए से लेकर, इसमें जो निवेश होता है, 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक तो निवेश की और दूसरा टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि मेरी कोई बिस्कुट बनाने की कंपनी है, तो मैं एक दिन में 10 बिस्कुट बनाता हूं, 10 बिस्कुट के पैकेट। एक बिस्कुट का पैकेट का मूल्य है 5 रुपए, तो 10 का पैकेट का मूल्य कितना हुआ? 50 रुपए। तो यानी कि टोटल जो उत्पादन होता है वो कितना होता है? 50 रुपए का उत्पादन होता है। तो मेरा टर्नओवर मेरी कंपनी का कितना होगा? 50। तो जिस कंपनी में, या जो भी छोटी सी कंपनी है, उसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं है, यानी कि 1 करोड़ रुपए का निवेश है, और जिसका टर्नओवर, यानी कि टर्नओवर की बात करें तो 5 करोड़ रुपए है, तो उसको हम लोग सूक्ष्म की कैटेगरी में रखते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, याद रखिएगा, 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का टर्नओवर, वो सूक्ष्म है। लघु की बात करेंगे तो 10 करोड़ का निवेश होता है और 50 करोड़ का टर्नओवर होता है। ठीक है, मध्यम की बात करेंगे तो इसमें 50 करोड़ का निवेश होता है और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। तो ये आधिकारिक परिभाषाएं हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि जो अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस था ये आज 27 जून को मनाया जा रहा है। यहां पर आर्टिकल में जो मुख्य पॉइंट है, जो हमारी मुख्य परीक्षा, ये पूरा आर्टिकल मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर मुख्य बातें क्या क्या लिखी हुई हैं। यहां पर ये लिखी हुई है कि जो एमएसएमई सेक्टर था, अब आपको पता है कि पिछले 2 सालों से 3 सालों से जो कोविड-19 चल रहा है, इसने तो हर सेक्टर को प्रभावित करा है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों ही क्षेत्रों को इसने प्रभावित करा है। परंतु अब चूंकि एमएसएमई सेक्टर में बात करी जाती है, चाहे आप रोजगार की बात कर लो या आप
पूरे जीडीपी में भागीदारी की बात कर लो तो सर्वाधिक भागीदारी इसकी रहती है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर कौन सा हो जाता है? एमएसएमई। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो उस युद्ध में जो आपूर्ति श्रृंखला में प्रभावित हुई, यहां तक सेमीकंडक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहां तक कोई चिप नहीं पहुंच पा रही है, कच्चा तेल नहीं पहुंच पा रहा है, कोयले की कमी हो रही है, तो ये सारी चीजें, कोयले से विद्युत बन रही है, विद्युत की कमी एमएसएमई सेक्टर में हो रही है। तो ये सारी चीजें, यानी कि कोविड की बात कर लें, किसी युद्ध की बात कर लें, या जो भी चीजें, खाद्य और उर्वरक की जो बढ़ती कीमतें हैं, तो उन सब का निगेटिव इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? एमएसएमई सेक्टर पे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर उसके समाधान की बात करी जा रही है कि भाई कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो यहां पर लेखक ने समझाई हैं, जो हमारी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने निकाल के आपको एक निचोड़ दे दिया है। सबसे पहले यहां पर बताया गया कि रोजगार सृजन, भारत के पास, आपको पता है, सबसे युवा देश की बात करें या युवा देश की आबादी की बात करें, अब भारत की आबादी की बात करें तो 130 करोड़ तो यार बहुत समय पहले से मैं सुनता चला आ रहा हूं। अब अगर पिछले साल 2021 में जो जनसंख्या का सेंसस था वो हुआ नहीं, जहां तक लगता है कि चीन को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? भारत में। और सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या कहां पर है? भारत में। तो अगर इस युवा जनसंख्या को हम लोग जॉब दे, हम लोग इसका इस्तेमाल करें, इसकी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करें, हम बहुत ज्यादा, हम अपनी जीडीपी में योगदान दे सकते हैं, हम आर्थिक विकास पर योगदान दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है, भारत सरकार का सबसे पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपसे अगर इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाएगा या मुख्य उत्तर लेखन में आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रोजगार सृजन। ये भारत सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य होना चाहिए मानकों को पूरा करना। मानकों को पूरा करने का मतलब होता है, मान लीजिए मोमबत्ती बनाने का उद्योग है। अब मोमबत्ती बनाने का अगर मान लीजिए छोटा सा उद्योग है, तो उसमें कई सारे नियम शर्तें तो होंगी नहीं, वो कई सारे मानकों को पूरा नहीं करते होंगे, पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते होंगे, है ना। बहुत सारी श्रमिकों के जो अधिकार होंगे उनका ध्यान नहीं रखे होंगे, श्रमिकों के जो काम करने के घंटे होंगे वो निर्धारित नहीं हो सकते हैं। कोई चूड़ी बनाने की फैक्ट्री है, तो वहां पर मान लीजिए श्रमिक है, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम कर रहे हैं, उनका जो वेतन है वो निर्धारित नहीं होगा, उनकी पेंशन नहीं होगी, उनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली होगी, कोई प्रोविडेंट फंड का अकाउंट नहीं कटता होगा। तो इस टाइप के जो मानक होते हैं, ये हर एमएसएमई उद्योग में होने चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यह सरकार को ध्यान देने वाली बात है। यहां पर बात वही करी जा रही है, देखिए, जब तक कोई चीज औपचारिक नहीं होगी, जब तक कोई चीज ऑफिशियल नहीं होगी, किसी चीज का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सरकार के पास पंजीकृत नहीं होंगे, तो उसको सरकारी योजनाओं का पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा, वित्त पोषण तभी होगा, जब उसका पंजीकृत होना बहुत आवश्यक है। तो हर एमएसएमई उद्योग को चाहिए कि मेरे फैक्ट्री है या आपकी फैक्ट्री है, कोई छोटी बड़ी कैसी भी फैक्ट्री है, उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत, भारत की फ्लैगशिप परियोजना मेक इन इंडिया, इन दो परियोजनाओं के बारे में यहां पर चर्चा करी गई है कि ये दो इतनी ज्यादा बेहतरीन परियोजनाएं हैं भारत सरकार की कि अगर इन पे अच्छे से और ध्यान केंद्रित करा गया, तो जो हम आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है और हम बैठ जाते हैं, हमारे उद्योग धंधे हमारे भारत सरकार के बैठ जाते हैं, ये नहीं कभी ठप पड़ेंगे। दुनिया में चाहे किसी भी देश का आपस में कोई भी संकट आया हुआ हो, कम से कम हमारे पास हर संसाधन की आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। सुई से लेकर हवाई जहाज अगर हमारे भारत में ही बनेगा, तो हमें किसी दूसरे देश की तरफ मुंह ही नहीं ताकना पड़ेगा। तो यहां पर सरकार को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब सरकार यहां पर यह बताया गया है कि सरकार यहां पर अकेले काम नहीं करती है, सरकार के साथ साथ यहां पर कौन काम करता है? सरकार की हेल्प करता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यहां पर कुछ एजेंसियों के नाम बताए गए हैं, वो हमारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संगठन आ रहा है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, UNIDO। इसको याद रखिएगा, ऐसे भी आपसे पूछा सकता है। हेडक्वार्टर कहां पर आपको पड़ेगा? ये वियना में, यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पड़ेगा। ये डायरेक्ट प्रीलिम्स परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा सकता है। अब ये जो संगठन है, ये भारत सरकार के साथ काम करेगा किस पे? आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे। इस संगठन का काम ही ये होता है कि जितने भी देश हैं, ठीक है, उन सब देशों में गरीबी को दूर करना। और गरीबी, जहां पर भी ये लिखा है ना, गरीबी में कमी लाएं। अब आपको ना रटो मत चीजों को, तुम ये समझो गरीबी दूर कैसे होगी? जब व्यक्ति के पास रोजगार होगा। और व्यक्ति के पास रोजगार कैसे आएगा? जब वहां पर कोई औद्योगिक संगठन लगा होगा, कोई उद्योग धंधा वो व्यक्ति कर रहा होगा, तो उसको छोटी सी एक जूस की दुकान खुलवा दी गई, तो व्यक्ति के पास पैसा आने लगा। वो गरीब रहा? वो स्वावलंबी बन गया, वो खुद आत्मनिर्भर बन गया। तो गरीबी में कमी लाने का सीधा सा मतलब होता है कि भाई एमएसएमई सेक्टर, इसमें इसके थ्रू उसको जोड़ो कैसे भी करके। तो ये काम किसका होता है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का। दूसरा संगठन है ILO, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट संगठन ये। अब देखो, इसका नाम ही है श्रम, तो ये
पूरे विश्व में काम क्या करेगा, चाहे वो महिलाओं की बात करी जाए चाहे पुरुषों की बात करी जाए, उन वो कहीं पर भी काम करते हैं तो उनको भाई एक तो पहली चीज सभ्य काम करवाओ उनसे, दूसरी चीज जो काम करने का उनको पर्यावरण है, जो आसपास की वहां पे भौगोलिक दशाएं हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसका सीधा संबंध किससे हो जाएगा, एमएसएमई से। क्यों, मैंने अभी तुम्हें बताया यहां पर मानकों को, और मानकों में मैंने तुम्हें बताया था कि काम करने की जो स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए, तो वहां पर आईएलओ आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की बात करता है। यूएनडीपी की मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में। इस चीज को ध्यान रखना, इसके नाम में ही विकास आ रहा है, तो अब विकास कैसे, किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा, गरीबी उन्मूलन करके, असमानता को कम करके, देश के विकास को बढ़ावा देके, इनसे जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं कौन बनाएगा, ये बनाएगा, और वो क्रियान्वयन भी कौन कराएगा, ये कराएगा। तो इसका सीधा संबंध किससे है, एमएसएमई से। यूएन वुमेन की बात कर लें, अब 48% जनसंख्या भारत में जो है वो महिलाओं की है, तो 51% पुरुषों की है। तो क्या केवल आप इनका विकास करके भारत का आर्थिक विकास कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप समावेशी विकास की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और भारत के विकास की बात करते हैं, तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास। तो यूएन वुमेन जो है, ये संस्थाएं महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण पे काम करती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, चलिए आज का मेरा प्रश्न यह है, आपको यह बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसका हेडक्वार्टर कहां है। मैंने जानबूझ के इसका हेडक्वार्टर नहीं लिखा ताकि मैं आपसे ये पूछ सकूं। ये जो संस्था है ये काम करती है ग्रामीण निवासियों के ऊपर, इनका मेन फोकस रहता है जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उन पर काम करना। तो ग्रामीण में काम करोगे तो अब मान लीजिए बांस के जो वस्तुएं हैं, बांस से कुर्सी बनाना, या कृषि की जो वस्तुएं उनसे कुटीर उद्योगों का निर्माण करना, तो वो भी किससे जुड़ा हुआ है, एमएसएमई से। तो ये सारी संस्थाएं, यूएन की जो संस्थाएं हैं वो किसके साथ, भारत सरकार के साथ जुड़ के काम करेंगी एमएसएमई सेक्टर को और अच्छा करने के लिए। यहां पर दो चीजें आपको और बता देनी है अपने उत्तर लेखन में कि एमएसएमई सेक्टर को अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ग्रामीण परिवेश में धीरे धीरे करके वहां पर चीजों का विकास तो करना ही है हमको, उसके साथ साथ हमको डिजिटल सॉल्यूशन भी वहां पर लाने हैं। डिजिटल का मतलब है कि भाई जो बिग डेटा है, एआई है, या जो वर्चुअल रियलिटी है, ऐसी जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है, पहला तो काम स्टेप ये होगा कि भाई वहां पर एक उद्योग लगाया जाए। फिर जैसे जैसे वो उद्योग विकसित होगा तो उस उद्योग में पारंपरिक तरीकों की बजाय इन सब तरीकों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें एमएसएमई में लानी है। पर्यावरणीय प्रभाव का यहां मतलब यह है कि अब कोई फैक्ट्री है, अब उसमें बिजली का यूज होता है, वो बिजली बनती किससे है, कोयले से। तो यानी कि कोयले से क्या हो रहा है, CO2 निकल रही है, CO2 से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है वो बढ़ रहा है, वैश्विक ऊष्मन बढ़ रहा है। तो यहां पर जो विद्युत ऊर्जा यूज हो रही है, तो क्या वो हम सौर से नहीं कर सकते हैं, क्या वो हम पवन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे उद्योग धंधे लगाओ, क्योंकि भाई हमें विकास करना है, लोगों को रोजगार देना है, उनकी गरीबी दूर करनी है। तो उस उद्योग धंधे में हम लोग क्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का यूज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एमएसएमई सेक्टर है उसका विकास करना है। ये मैंने आपको टू द पॉइंट बताया, और ये मुझे जहां तक लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कि एमएसएमई सेक्टर को किस तरीके से और ज्यादा सशक्त बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ नजर डालते हैं। तो अगला आर्टिकल आपको पृष्ठ संख्या 8 पर मिलेगा। इसका संबंध जीएस के सेकंड पेपर से है, जहां पर हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर है एक तरफ हमारा प्यारा भारत और दूसरी तरफ है अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहां पर दो देशों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं। इन दो देशों के बीच में चर्चाओं पे बहुत बार आपने न्यूज़ सुनी होगी। मैंने भी एक इसमें वीडियो डाला था जिसमें अफगानिस्तान के अंदर काबुल में गुरुद्वारे पर, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला था, तो उसको अगर नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिएगा। अब देखिए यहां पर जो लेखक हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जो भारत सरकार है वो अफगानिस्तान में उन्होंने क्या करा, आपने देखा होगा अभी कि 2 जून को अभी हाल ही में उन्होंने भारत की तरफ से एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को यहां पर भेजा, जेपी सिंह को, ठीक है। इनको भेजा यहां पर तालिबान से बात करने के लिए। अब तालिबान में भी यहां पर अब ज्वाइंट सेक्रेटरी का अधिकारी कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं होता, ये भारत सरकार को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। और आपको पता होना चाहिए जब से ये अफगानिस्तान में तालिबान का आधिपत्य स्थापित हुआ है, ये पहली भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली विजिट है, ऑफिशियली, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो जब ये यहां पर जा रहे हैं बात करने, उसके कुछ टाइम के बाद यानी जून 18 में 12-13 दिन बाद, और यहां पर काबुल के अंदर सिख गुरुद्वारे पर क्या हो रहा है, अटैक हो गया और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खो दी। भारत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि यहां पर कूटनीतिक संबंध जो है वो अच्छे हों और यहां पर उसका रिजल्ट ये देखने को मिलता है। तो यहां पर जो
द हिंदू के राइटर हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भारत का जो झुकाव अफगानिस्तान की तरफ है वो भारत की विदेश नीति पे कहीं समझौता ना हो जाए। परंतु हमें यहां पर इस राजनीति में नहीं घुसना है। हमें यहां पर यह देखना है कि हम अपनी परीक्षा की दृष्टि से कौन सी चीजें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहली चीज तो आपको यह समझनी होगी कि हमारे लिए अफगानिस्तान जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हमारे लिए अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट दो वजह से है। एक तो वजह है आर्थिक और दूसरी वजह है अफगानिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले हम लोग आर्थिक दृष्टि से बात कर लेते हैं। तो आर्थिक दृष्टि में 2020 और 21 की बात करें तो यहां पर भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार है, तो हम हमेशा अफगानिस्तान के साथ जो व्यापार होता है उसमें सकारात्मक स्थिति में रहते हैं। यानी कि भारत से जो कंपनियां अफगानिस्तान में जाके अपना सामान बेचती हैं उनका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अफगानिस्तान से भी कंपनियां यहां पर आके अपना सामान बेचती हैं, जिसमें से ताजे और सूखे मेवे की बात कर लेते हैं तो ये यहां पर आयात होता है। तो तुलना करी जाए तो 825 मिलियन डॉलर, 500, 300 मिलियन डॉलर का यहां पर आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो भारत यहां पे लाभ में रहता है, तो हमारे लिए ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है। दूसरा, हमने अफगानिस्तान में करीबन करीबन 3 अरब यानी कि 3 बिलियन यूएस डॉलर, और ये एक बहुत बड़ी रकम होती है, इतनी रकम का निवेश कर रखा है। अगर मैं निवेश की बात कर लूं तो सलमा डैम भारत बना रहा है। काबुल के अंदर जो वहां की संसद है वो भारत के द्वारा बनाई जा रही है। जारंज डेलाराम हाईवे ये भारत में बनाया जा रहा है, भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। काबुल में ही कई सारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, विद्युत की एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाली लाइंस हैं, वो भारत के द्वारा बनाई जा रही हैं। तो ये सारी जो निवेश भारत ने अफगानिस्तान में कर रखे हैं लगभग लगभग 3 बिलियन डॉलर के, तो इसको भारत ऐसे ही तो खाली नहीं जाने देगा। तो कम से कम हमें अपने कूटनीतिक संबंध अफगानिस्तान से बनाने होंगे। दूसरा, यहां पर जो मैंने आपसे बात करी थी भू राजनीतिक संबंधों की बात करें तो कश्मीर में जो आतंकवाद की समस्या, भारत का अगर मैप आप देखोगे तो यहां पर अफगानिस्तान की सीमा टच होती है। तो अगर पाकिस्तान के साथ हमने अफगानिस्तान के साथ सीधे तौर पर अगर अपने संबंध खराब कर लिए तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का फायदा उठा के अफगानिस्तान की जो जमीन है उसको भारत के अगेंस्ट यूज कर सकता है, आतंकवाद के थ्रू यूज कर सकता है। तो ये भी हमें नहीं होने देना है, तो इसका भी यूज। दूसरा, यहां पर देखिए सुनहरा अर्धचंद्राकार या गोल्डन क्रीसेंट की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान ये 3 देश आते हैं। इन 3 देशों में अफीम की खेती का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस अफगानिस्तान की बॉर्डर से यहां पर अफीम की तस्करी होने लग जाए, तो हमें इसको भी कंट्रोल करना है। दूसरा, यदि मान लीजिए हमारे अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध रहते हैं तो इन फ्यूचर, ये तो खैर एक काल्पनिक स्थिति है कि हमारा पाकिस्तान के साथ कभी आमने सामने का वॉर हुआ तो हम पाकिस्तान को अफगानिस्तान के जरिए एक दूसरा मोर्चा भी खोल सकते हैं। वहां की धरती का यूज करके हम पाकिस्तान को पीछे की तरफ से भी अटैक कर सकते हैं। तो ये सारी जो स्थिति बनती है ये वहां की जो भौगोलिक भू राजनीतिक स्थिति है उसको हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये 2 ऐसे मुख्य लाभ हैं जो भारत को अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। और देखिए, अगर हम किसी के साथ अपने संबंध अच्छे रखते हैं, अपनी विदेश नीति को बिना उसके साथ समझौता करे, अपनी संप्रभुता के साथ समझौता करे और अपने आत्मसम्मान के साथ बिना समझौता करे, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो आपको भी ऐसे ही न्यूट्रल पॉइंट अपने आंसर में रखने हैं और अपने इंटरव्यू में भी बोलने हैं। तो ये पूरा आर्टिकल जो था वो ये था, वो मैंने आपको सरल शब्दों में बताया। तो आपको यहां पर आर्थिक संबंध और भू राजनीतिक संबंध, इन दोनों संबंधों पर अपना ध्यान केंद्रित करके ये सारी चीजें लिखनी है। हमारा तीसरा जो आर्टिकल है वो पृष्ठ संख्या 9 पर आपको मिलेगा, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि वापस से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में है। अब यहां पर एक तरफ है हमारा प्यारा भारत और दूसरी तरफ आ जाएगा वियतनाम। ठीक है, एक बार इसको मैप में देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा प्यारा भारत है और यहां पर आपको मिलेगा वियतनाम। वियतनाम के ऊपर आप देखोगे तो यहां पर आपको लाओस देश मिलेगा, यहां पर कंबोडिया मिलेगा, थोड़ी दूर पर आपको ये थाईलैंड देश मिलेगा। तो ये थोड़ी सी लोकेशन आपको याद रखिएगा। यहां पर ऊपर चाइना भी मिलेगा। चूंकि आपको पता है हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो वियतनाम की यात्रा करने गए थे और वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो समझौते थे वो हमने वियतनाम के साथ करे हैं, तो उस पर भी चर्चा देख लेते हैं। ये मुख्य परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। देखिए, यहां पर आपको ये चीज समझनी होगी, हमारे वियतनाम के साथ जो संबंध है वो, इसका थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बता देता हूं। 2016 में बात करी जाए, 2016 में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर है लिखने वाली कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी, ये वाला जो समझौता था ये हमने वियतनाम के साथ करा। अगर इससे और पहले की बात करें ना तो 1956 में भारत ने पहली बार वियतनाम के अंदर एक दूतावास खोला था। अब ये जो दूतावास था ये वाणिज्यिक दूतावास इसको बोला जाता है। ये दूतावास ओपन करा गया था 1956 में। 1972 आते आते वियतनाम ने
अपनी जो राजनयिक यानी कि जिसको बोलते हैं कि हमारे वियतनाम के साथ प्रॉपर ऑफिशियल तौर पे राजनीतिक जो संबंध थे वो स्थापित हुए। वियतनाम ने भारत में अपना दूतावास खोला। तो 1972 से अगर 2022 तक की तुलना कर लें तो 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं हमारे और वियतनाम के राजनयिक रिश्तों के। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब रक्षा मंत्री जो हमारे वियतनाम गए तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई, यहां पर सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट हुई, एक डॉक्यूमेंट निकाला गया जिसमें 2030 तक का एक लक्ष्य बनाया गया, भारत और वियतनाम रक्षा साझेदारी। अब यहां पर मैं आपको एक एक पॉइंट बता दूंगा कि क्या क्या रक्षा साझेदारी में हम लोग की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो यही करी जा रही है कि लाइन ऑफ क्रेडिट की। तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करी जाए या ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात करी जाए, इन सब में इंटरेस्ट दिखाया है वियतनाम ने। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत नेवी का एक जहाज है जिसको बोलते हैं आईएनएस किल्टन, ये वियतनाम गया था। यहां पर एक्चुअली में क्या हुआ था, वियतनाम में बाढ़ आ गई थी 2020 में। तो बाढ़ में हमने इनको राहत सामग्रियां दी, दवाइयां दी, खाने की सामग्रियां दी। तो नेवी से ये जहाज भी यहां पर गया था। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट की यहां बात करी जा रही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पहली बार वियतनाम ने भारत के साथ इस पर साइन करा है। इसमें होगा क्या, इसमें यह होगा कि जो भी इंडियन नेवी के जहाज होंगे वो अगर साउथ चाइना सी की तरफ जा रहे हैं या वियतनाम की तरफ जा रहे हैं, जो मैं मैप में आपको दिखाता हूं, इधर से निकलते हैं और इनको ईंधन की या किसी और तकनीकी चीज की आवश्यकता होती है तो वो वियतनाम इन जहाजों को देगा और यही हम वियतनाम के जहाजों को देंगे। ये वाला जो समझौता हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है, अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात कर लें, जैसा कि अभी हम लोगों ने तालिबान की दृष्टि में देखा, तो आर्थिक दृष्टि से भारत और वियतनाम का जो व्यापार है वो 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी राशि है। हमारे लिए आर्थिक महत्व भी वियतनाम का बहुत अधिक बढ़ जाता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया। हमारा और वियतनाम के बीच में जो सैनिक अभ्यास होता है नेवी का, वो पासेक्स के नाम पे होता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर भारत की बात कर लें या वियतनाम की बात कर लें, दोनों का क्या है, चाइना से हो चुका है भूतकाल में युद्ध। जो सीमा विवाद है चाइना का वो दोनों देशों के साथ है। जो दोनों देशों का एक कॉमन हित सामने आता कि किस तरीके से चाइना को इस रीजन में, यानी कि ईस्ट चाइना सी में या हिंद महासागर की बात कर लें या इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर लें, यहां पर इसको प्रभुत्व बनाने से रोकना है। अब यह प्रभुत्व बनाने से रोकना कोई नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं है। यहां पर चाइना जिस तरीके से डेब्ट ट्रैप अपने ऋण जाल में यहां के छोटे छोटे देशों को फंसा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो वहां पर चाइना के प्रभुत्व को नियंत्रित करना है। तो ये दोनों देशों का ही कॉमन हित है। तो भी दोनों देश जो हैं वो आपस में आके एक दूसरे के साथ संबंधों को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो ये सारे जो पॉइंट थे वो आज के द हिंदू में इंपॉर्टेंट निकले हुए थे, जो हमारी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया। अगले आर्टिकल की तरफ नजर डालते हैं। अगला आर्टिकल प्रश्न संख्या 14 पर आपको मिलेगा। इसका संबंध जीएस के थर्ड पेपर से है, जहां पर हम बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता और पर्यावरण को महत्व देते हैं। यहां पर देखो करा क्या है उड़ीसा ने, बहुत सिंपल सा आर्टिकल यहां पर निकला है, मगर ये हमारी मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा एक हमको तथ्य प्रदान करेगा। उड़ीसा ने क्या करा, वैसे तो आपको पता ही होगा कि जो हाथी हैं, उड़ीसा बहुत बार हाथियों को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाता है। तो लेटेस्ट में जो योजना आई है वो आई है एक सायरन, उड़ीसा ने बनाया है। ये क्या करेगा, एक हाईवे पे, ठीक है, अब यहां मान लीजिए ऐसे उदाहरण के तौर पर समझिए हाईवे के चारों तरफ जंगल है, तो अभी क्या होगा ना, इस रोड पर, इस हाईवे पे हाथी जब भी क्रॉस कर रहे होंगे तो ये जो सायरन है ये क्या करेगा, ये इस हाईवे पे जो ट्रैफिक आ रहा होगा या जा रहा होगा उसको रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये सायरन बजेगा और ये ट्रैफिक रुकेंगे, जिससे कि ये पता लग जाएगा कि अब इस हाईवे पे कुछ दूर पे हाथी जो हैं वो निकल रहे हैं, हाईवे को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहां पर जिसको बोलते हैं ना कि मानव और जो हाथी का जो आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कभी मानव को नुकसान होता है तो कभी हाथी को नुकसान होता है, तो वो दोनों का आमना सामना ना हो पाए, इस वजह से उनका एनकाउंटर आमने सामने ना हो पाए, इसको रोकने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने यह काम करा है। हाल ही में थोड़े दिनों पहले आपने सुना होगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हाथी का जो गर्दन होती है उसमें एक बेल्ट उसके लिए बनाई थी। ठीक है, एक ऐसा बैंड बनाया था, वो हाथी के गर्दन में फैलाया था, पहना दिया था, जिसको जो जीपीएस ट्रैक करते थे, जिससे पता लग जाता था कि हाथी की पोजीशन जो है वो कहां पर है। ठीक है, तो ये जो सायरन है ये बजेगा
तो यहां पे ट्रैफिक जो है वो रुक जाएगा, हाथी निकल जाएंगे, उसके बाद ट्रैफिक जो है वापस से निकलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, यहां पर हाथियों की बात चली है तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप मेरे को बताइए, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये कब बनाया गया, और एक संस्था है जिसका नाम है माइक, ये क्या काम करती है, इसका फुल फॉर्म क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से मैंने आपसे पूछे हैं, तो इनको कमेंट करके आंसर जरूर करिएगा। चलिए, मुख्य परीक्षा पर आधारित जो हमने आर्टिकल पढ़े इसमें प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने यह है, क्या आप मानते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल देश में महिलाओं की पसंद, यानी कि वहां पर उनकी चॉइस की बात कर रहा है, और हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है? समालोचनात्मक विश्लेषण करना है 250 शब्दों में। दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी कि एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने से समावेशी विकास हासिल करने में मदद मिल सकती है। इस पे आपको टिप्पणी करनी है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपसे पूछे हुए हैं। मैंने एक एक चीज आपको दोनों प्रश्नों के बारे में छोटी छोटी चीजें आपको डिस्कस करके कर दी हैं। अब इसमें से कौन से पॉइंट आपको शामिल करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वो आप अपना दिमाग जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के द हिंदू न्यूज विश्लेषण में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में चीजों को टू द पॉइंट रखने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगले द हिंदू के न्यूज एनालिसिस में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।